नमस्कार, मैं हूं चारा प्रकाश दत्त और आप देख रहे ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी विशेष श्रृंखला गुरु नक्षत्र परिवर्तन 12 साल बाद फिर से देखेगा जलवा के 12वें भाग में, जिसमें मीन राशि वालों के बारे में बताया जाएगा। 13 अगस्त 2025 को देवगुरु बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश के साथ ही 12 साल बाद आपके जीवन में बहुत सारे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। आने वाले 10 महीने बिल्कुल भी साधारण नहीं होंगे, बल्कि बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे देगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति तो बगैर किसी कंट्रोवर्सी के पूर्ण रूप से एक शुभ ग्रह है जो सदैव ही अच्छा फल करते हैं। लेकिन अब साथ में आ चुका है एक बेमिसाल खूबियों से भरा हुआ नक्षत्र पुनर्वसु, जो वो करने जा रहा है जो पिछले 12 वर्षों में नहीं हुआ। इस नक्षत्र की विशेषता इसके नाम और सिंबल दोनों में छुपी हुई है। जैसा नाम वैसा गुण, पुनः और वसु यानी दोबारा से बसाना। मीन्स की गुरु का इस नक्षत्र में गोचर पुनर्स्थापना का वो समय है जिसमें आपको दोबारा अपनी लाइफ को सेट करने का मौका मिलेगा। एक तरह से ये आपकी जिंदगी की फिल्म का रीटेक है, ताकि आप अपनी जिंदगी के उन सीन्स को ठीक कर सके जिनमें आप पिछले 12 सालों में बेहतर ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाए थे। ज्यादा पीछे नहीं जाते, जरा बीते 2 महीनों को ही याद कर लीजिए। 13 जून से लेकर 13 अगस्त के बीच का वो दौर जो काफी डिस्टर्बेंस से भरा हुआ था। इस समय में देवगुरु बृहस्पति राहु के नक्षत्र आर्द्रा में ट्रांजिट कर रहे थे। हालांकि देवगुरु बृहस्पति ने तो एक शुभ ग्रह होने के नाते आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग इन 2 महीनों में भी आपका पूरा पूरा साथ दिया, लेकिन फिर भी आर्द्रा नक्षत्र की डिस्ट्रक्टिव नेचर के कारण एंड मोमेंट पर आकर आपके कई बनते बनते काम या तो कंप्लीटली खराब हो गए या किसी ना किसी कारण से बीच में अटक गए। और ये तो होना ही था, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र के देवता रुद्र हैं और इस नक्षत्र की मूल प्रकृति ही डेमोलिश करना यानी ध्वस्त करना है। हालांकि देखिए, प्रकृति के नियमों के अनुसार कोई भी बात गैर जरूरी नहीं होती। चीजों का बनना और खत्म होना तय है, लेकिन फिर भी किसे अच्छा लगेगा कि कोई बनता बनता काम एकदम से बिगड़ जाए। अच्छे भले चल रहे किसी काम में कोई ऐसी रुकावट आ जाए जिसकी उम्मीद ही ना हो, या फिर काम पूरा होने के बावजूद भी कोई ना कोई ऐसी कमी रह जाए कि सारे का सारा मजा किरकिरा हो जाए। किसी सिद्ध पुरुष को तो काम बनने या ना बनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इन चीजों से ऊपर उठ जाता है। लेकिन मुझ जैसे या आप जैसे ग्रस्त व्यक्तियों को तो फर्क पड़ता है, बल्कि बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन अब 12 साल बाद एक ऐसा मौका आया है जिसमें आप वो कामयाबी हासिल कर पाएंगे जिसकी आपको लंबे समय से तलाश थी। देवगुरु बृहस्पति 10 महीनों के लिए अपने नक्षत्र पुनर्वसु में ट्रांजिट करेंगे तो परिस्थितियां एकदम से बदल जाएंगी। आने वाले 10 महीनों में नई नई अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ आपको उन बिगड़े हुए कामों को ठीक करने के भी कई मौके मिलेंगे जो किसी ना किसी कारणवश या तो अधूरे रह गए थे या फिर कंप्लीटली खराब हो चुके थे। और इसमें पुनर्वसु नक्षत्र की रिवाइवलिस्टिक क्वालिटीज यानी फिर से ठीक करने वाली शक्तियां आपका 101% सहयोग करेगी। यदि आप पूरे डेडिकेट एंड अलर्ट होकर इन 10 महीनों में काम करेंगे तो फेलियर की गुंजाइश भी 0% रह जाएगी। हर तीर निशाने पर लगेगा, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र का सिंबल ही तीर और तीर रखने वाला तरकश है, जो यह हिंट दे रहा है कि इस नक्षत्र में लक्ष्य को भेदने के लिए असंख्य तीर है, अर्थात इसकी शक्तियां असीम हैं, जिसके बल पर आपके टारगेट्स इजीली अचीव होते जाएंगे। काफी कुछ होगा इन 10 महीनों में। देवगुरु बृहस्पति की गति अतिचारी है और वो इन 10 महीनों में 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। 18 अक्टूबर को वो मिथुन राशि से कर्क राशि में जाएंगे, 11 नवंबर को वक्री होकर संचार करते हुए 5 दिसंबर को फिर से मिथुन राशि में वापसी करेंगे, और इसके बाद 11 मार्च को देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे और अगले साल 2026 में 2 जून को फिर से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। एक बहुत ही जरूरी बात पर गौर करेंगे तो आपको काल चक्र का एक और कमाल नजर आएगा कि कैसे देवगुरु बृहस्पति जानबूझकर वक्री मार्गे होते हुए इस शुभ नक्षत्र में 10 महीने गोचर करके ज्यादा समय ले रहे हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। वरना अतिचारी गति होने के कारण इन्होंने आर्द्रा नक्षत्र को तो मात्र 2 महीनों में ही क्रॉस कर दिया था। अब सोचिए कि अगर वहां पर ज्यादा समय लेते तो कितनी डिस्ट्रक्शन होती। इस वीडियो में मैंने बड़ी ही बारीकी से दैनिक जीवन में बोले जाने वाली आसान भाषा में पुनर्वसु नक्षत्र के चारों चरणों को ध्यान में रखते हुए 10 महीने का डेट वाइज
यानी तारीख दर तारीख क्रमबद्ध तरीके से विश्लेषण किया है। वीडियो को अंत तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा ताकि सब कुछ समझ में आ सके और आप सही समय पर सही एक्शन लेकर अपनी समस्या को खुद ही हल कर सके। ऐसा करने से आपके सफलता के द्वार खुलते जाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वीडियो को पूरा ध्यान से देखने पर आपको मुझसे होरोस्कोप चेक करवाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ लेट अस स्टार्ट। अब जानिए कि पुनर्वसु नक्षत्र के चारों सेक्टर्स यानी चारों चरणों को कवर करते हुए देवगुरु बृहस्पति एग्जैक्टली आपके साथ कैसा बिहेव करेंगे 10 महीनों का पूरा लेखा जोखा 4 कालखंडों यानी 4 भागों में। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम कालखंड की, जिसकी 2 ड्यूरेशन यानी 2 अवधियां हैं। अवधियां मैं स्क्रीन पर चला रहा हूं, कृपया आप उनको नोट कर लीजिए। पहली अवधि जो है वो 13 अगस्त 2025 से लेकर 29 अगस्त 2025 के बीच है और दूसरी जो है वो 30 जनवरी 2026 से लेकर 19 अप्रैल 2026 के बीच है। इस दौरान देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के पहले चरण में रहेंगे, जिसके स्वामी ग्रह मंगल है। यानी इस प्रथम काल खंड में मंगल जो है वो लीड रोल में रहेंगे। और आपकी जन्म कुंडली की बात करें, स्क्रीन पर चल रही है, आप देख लीजिए, तो आपकी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग मंगल जो है सेकंड हाउस के लॉर्ड है, जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है, मंगल की मेष राशि पड़ती है और साथ में वो भाग्य स्थान के स्वामी है, जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है, वृश्चिक राशि मंगल की यहां पर पड़ती है। तो इस प्रथम काल खंड में ही आपका भाग्य जो है वो एक्टिव हो जाएगा, भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा और साथ में धन संबंधी कुछ घटनाएं जो हैं वो आपके साथ घटनी शुरू हो जाएंगी। जहां तक देवगुरु बृहस्पति का संबंध है, तो वो आपकी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग आपके राशि के स्वामी तो है ही और साथ में वो कर्म स्थान के भी स्वामी है, जहां पर 9 नंबर लिखा हुआ है, वो आपका कर्म स्थान यानी दशम भाव है। तो इन हाउसेस के संबंध में भी घटनाएं जो हैं वो आपके साथ घटित होंगी प्रथम काल खंड में। तो इस तरह से क्या होगा कि पुनर्वसु नक्षत्र की सहायता से देवगुरु बृहस्पति और मंगल के कॉम्बिनेशन से जो ये कॉम्बिनेशन प्रथम कालखंड में बन रहा है, ये तमाम उन हाउसेस संबंधी घटनाओं को एक्टिवेट कर देगा जो जो इसकी रेंज में आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं फोर्थ हाउस की, जहां पर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो क्या होगा कि भूमि संबंधी, वाहन संबंधी, प्रॉपर्टी संबंधी जो मैटर्स है वो गति पकड़ सकते हैं। यदि आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहते हैं, कोई वाहन वगैरह लेना चाहते हैं, तो वो आप ले सकते हैं इस समय में। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पुनर्वसु नक्षत्र का जो रिवाइवलिस्टिक प्रभाव है, वो जो भी त्रुटियां या जो भी खामियां या जो भी चीजें गलत हो रही थी, इन सारे मैटर्स में, भूमि संबंधी हो गया, वाहन संबंधी हो गया, प्रॉपर्टी संबंधी हो गया, उन मैटर्स को वो ठीक करना शुरू कर देगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपकी गाड़ी में कोई बार बार खराबी आ रही थी, तो इस समय के दौरान जो है वो फॉल्ट ढूंढकर ठीक की जा सकेगी। प्रॉपर्टी संबंधी अगर कोई विवाद चल रहा है, कंस्ट्रक्शन में कोई रुकावट आ रही है, तो उन चीजों को ठीक किया जा सकेगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रथम कालखंड बहुत ही बढ़िया रहेगा। भाग्य भाव के स्वामी होने के नाते मंगल यहाँ पर बहुत ही बढ़िया रोल निभाएंगे। और एक चीज और है, देखिए मंगल क्योंकि धन भाव के स्वामी है, तो उनका संबंध जो है वो धन के साथ भी है और गुरु तो नैसर्गिक रूप से ही धन के कारक हैं। तो फोर्थ हाउस में बन रहा ये कॉम्बिनेशन क्या करेगा कि अगर आप भूमि, वाहन इत्यादि खरीद फरोख्त का काम करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा और रियल स्टेट का काम करने वालों को तो इस प्रथम कालखंड में काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इस प्रथम कालखंड में यदि मन की स्थिति की बात करें, तो आपकी विल पावर जो है इस प्रथम कालखंड में काफी स्ट्रांग रहेगी, तो जिसके बल पर आप काफी अपने कार्य जो है सिद्ध कर पाएंगे, क्योंकि जब इच्छा शक्ति स्ट्रांग होती है तो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाता है। हालांकि मंगल के प्रभाव से हो सकता है कि मन में थोड़ा एग्रेशन रहे, आप चीजों को जल्दी जल्दी करने की फिराक में रहें, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर देखा जाए तो घर में पीसफुल माहौल इस प्रथम कालखंड में बना रहेगा, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली के बहुत ही अच्छे प्लैनेट है, वो भाग्य भाव के स्वामी है। अब बात करते हैं सेकंड हाउस संबंधी और क्या घटनाएं आपके साथ अच्छी हो सकती है। तो देखिए, क्योंकि सेकंड हाउस का संबंध जो होता है वो धन के साथ होता है, तो अगर कोई डूबा हुआ धन है या धन संबंधी कुछ ऐसा विगत समय में हुआ है जिसके कारण आपको लॉस हुआ था, तो वो इस प्रथम कालखंड में रिकवर किया जा सकता है या आप उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रथम कालखंड आपके लिए काफी अच्छा जाएगा। सेकंड हाउस का संबंध जहां पर मेष राशि पड़ रही है, 1 नंबर लिखा हुआ है, उसका संबंध क्योंकि वाणी से होता है, तो इस समय के दौरान आपकी जो वाणी है, आपकी स्पीच जो है वो बहुत ही लॉजिकल रहेगी। मंगल, गुरु और पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव आपकी स्पीच को, आपकी वाणी को धार देगा, जिसके कारण आपका इंप्रेशन जो है वो दूसरे लोगों के ऊपर काफी पड़ेगा। फेट लाइन आपकी प्रथम कालखंड के दौरान काफी स्ट्रांग रहेगी, क्योंकि मंगल जो है भाग्य भाव के स्वामी है, 8 नंबर जहां लिखा हुआ है वो आपका भाग्य भाव है, वहां पर वृश्चिक राशि है मंगल की। तो कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा कि भाग्य का साथ मिलने से
आपके कई काम जो बिगड़े हुए थे इस प्रथम कालखंड में ही ठीक होने शुरू हो जाएंगे। विदेश यात्रा के काम आपके बनेंगे, क्योंकि 9th हाउस का संबंध जो है विदेश यात्रा के साथ होता है। तो गुरुजनों के साथ, पिता के साथ आपके संबंध जो है वो बेहतर बनेंगे। मंगल क्योंकि धन भाव को रूल करते हैं और साथ में 9th हाउस के भी लॉर्ड है, तो अगर आपको अपने पिता से किसी किस्म की धन की मदद चाहिए, पैसों की हेल्प चाहिए, तो वो भी इस प्रथम कालखंड में संभव है, वो भी हो सकती है। और वर्तमान समय में एक बात और देखिए, मंगल आपकी जन्म कुंडली में केंद्र में यानी कन्या राशि में जहां 6 नंबर लिखा हुआ है आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो इसका प्रभाव जो है वो आपकी डोमेस्टिक लाइफ के ऊपर भी पड़ेगा। 13 सितंबर तक तो एटलीस्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। और गुरु भी केंद्र में है, तो वो भी आपकी डोमेस्टिक लाइफ के ऊपर अच्छा प्रभाव डालेंगे। तो शादी ब्याह के जो काम है वो इस समय में मंगल की कृपा से मंगल कार्य जो है, शादी ब्याह जैसे मंगल कार्य संपन्न होंगे। अगर किसी वैवाहिक जीवन में कोई खटास चल रही है, रिश्ते बिगड़े हुए हैं, तो वो इस कॉम्बिनेशन की मदद से ठीक किए जा सकेंगे। 7th हाउस का संबंध जो है डेली सोर्स ऑफ इनकम से होता है, तो आपकी रोजमर्रा की आय बढ़ेगी। मंगल का संबंध धन से भी है, धनभाव के स्वामी है, 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, 13 सितंबर तक करेंगे, तो इस कॉम्बिनेशन के प्रभाव से और भी शक्तिशाली हो जाएंगे। तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि इस समय के दौरान आपकी आमदनी जो है वो बढ़ सकती है। यदि आप साझेदारी बिजनेस में इन्वॉल्व है तो उसमें भी आपको फायदा होगा। अगर साझेदारी बिजनेस भूमि से संबंधित है तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो और भी ज्यादा लाभ बढ़ जाएगा आपका। जो लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं उनको आप देख लेना कि 13 सितंबर तक कोई बड़ा सौदा जो है काफी बड़ा मुनाफा दे सकता है। अब यहां पर हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की सबसे पहले 7वीं दृष्टि की। देखिए 7वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान पर पड़ रही है, जहां देवगुरु बृहस्पति की अपनी ही राशि धनु है। तो वैसे ही वो भाव एक्टिव हो चुका है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हरकत में है, तो आपका 10th हाउस तो एक्टिव है ही, ऊपर से दृष्टि भी पड़ रही है। और यहाँ पर जो आपका 10th हाउस है, वहां पर जो धनु राशि पड़ती है वो इस समय बहुत ही ज्यादा सक्रिय रहेगी। 13 सितंबर तक 4 ग्रहों की उसके ऊपर दृष्टि है। देखिए मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है, केतु जो है वो देखिए सिंह राशि में है, उनकी 5वीं दृष्टि पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में है, उनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है। शनि जो आपकी ही राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं फर्स्ट हाउस में, उनकी 10वीं दृष्टि पड़ रही है। तो 4-4 ग्रहों का प्रभाव जो है वो आपके 10th हाउस पर है। तो आपका 10th हाउस इस प्रथम कालखंड में बहुत ही ज्यादा इंटेंसिवली सक्रिय रहेगा, यानी एक्टिवेट रहेगा। 13 सितंबर के बाद भी एक्टिवेट रहेगा, क्योंकि उस समय 3 ग्रहों की दृष्टि रहेगी, लेकिन इस प्रथम कालखंड में 13 सितंबर तक बहुत ही ज्यादा फोर्स जो है वहां पर क्रिएट हो रही है। कॉन्सिक्वेंटली आपके कर्म क्षेत्र में बहुत बड़ी हलचल हो सकती है, और वो हलचल पॉजिटिव ही होगी। सबसे पहली बात तो ये होगी कि आपको अधिकार मिलेंगे, क्योंकि मंगल जो है अधिकार दिलवाते हैं। तो आपको कोई हायर रैंक मिल सकता है, चाहे आप प्राइवेट नौकरी में है चाहे सरकारी नौकरी में है, आपको कोई हायर रैंक मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकती है। नौकरी की तलाश में है तो आपको नौकरी मिल सकती है। सरकारी नौकरी वालों के लिए बहुत ही ज्यादा ब्राइट चांसेस है। जो लोग कारोबारी हैं उनको भी काफी लाभ मिलेगा, उनके कारोबार में बढ़ोतरी होगी, धन का उनको काफी लाभ होगा। अगर कोई लोग बिजनेस में एक्सपेंशन करना चाहते हैं, जब कोई विगत समय में कोई ऐसी मिस्टेक हुई थी जिसके कारण उनको लॉस हुआ था, तो ये समय प्रथम कालखंड इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है कि आप उस मिस्टेक को ठीक कर सकें। मंगल क्योंकि नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ लैंड है, तो दैट्स वाई क्या होगा कि इस कालखंड में यदि कोई कारोबारी अपने बिजनेस प्रेमिसेस के साथ सटी हुई भूमि, यानी कि एडजॉइनिंग जो लैंड है, या फिर कोई और भूमि खरीदना चाहते हैं एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें उनको सफलता मिलेगी। लेकिन हाँ, इतना अवश्य है कि नौकरी पेशा लोगों के लिए एक थोड़ी सी चेतावनी निकल कर आ रही है। वो ये है कि क्योंकि देखिए गुरु मंगल का ज्वाइंट प्रभाव जो है वो 10th हाउस के ऊपर पड़ रहा है, दृष्टियों के द्वारा भी, और हाउस भी 10th एक्टिवेट है। तो कई बार क्या होता है कि व्यक्ति के स्वभाव में ना थोड़ा एग्रेशन बहुत ज्यादा आ जाता है। तो अपने बॉस या सीनियर्स के साथ बातचीत करते वक्त संयम बरतें, ताकि किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट जो है पैदा ना हो और आपके इंक्रीमेंट और प्रमोशन के रास्ते में कोई रुकावट ना आए। बाकी सारा मंगल ही मंगल है। इसके अलावा पुनर्वसु नक्षत्र के पहले चरण में जब देवगुरु बृहस्पति ट्रांजिट करते हैं, तो मंगल का ये पोर्शन जो है पहला चरण एक्टिवेट होने से कुछ दुष्प्रभाव और भी देखे गए हैं। जैसे व्यक्ति के स्वभाव में कुछ त्रुटियां, जो कुछ जिद्दीपन सा आ जाता है, तो उनसे आपको बचना होगा। और अपनी संतान का भी विशेष ध्यान रखें, संतान के स्वभाव में भी कुछ जिद्दीपन आ सकता है। बाकी एक प्रिकॉशन जो गर्भवती फीमेल्स के लिए है वो तो आपने लेनी ही लेनी है। यदि आप मीन राशि की फीमेल हैं और इस समय में, वर्तमान समय में गर्भवती हैं, तो एक बात का ध्यान रखिए कि गर्भ में पल रही संतान की रक्षा के लिए अपनी बाईं कलाई में अपने कद के बराबर सफेद रंग का सूत नापकर बांध ले। इससे गर्भ में पल रही संतान की रक्षा होगी। और इसी के साथ सभी लोगों के लिए कुछ उपाय हैं मंगल के, जो इस प्रथम कालखंड में आप कर लेंगे तो मंगल के शुभ फल और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। वो उपाय ये है
कि मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें और मंगलवार के दिन हनुमान जी को बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाएं। और यदि आपके भाई हैं तो उनको कोई मंगलवार के दिन गिफ्ट वगैरह दे दे, इससे मंगल के शुभ फल और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये तो था प्रथम कालखंड। अब बढ़ते हैं दूसरे कालखंड की तरफ। जहां तक दूसरे कालखंड का प्रश्न है तो इसकी 3 अवधियां हैं। अवधियां मैं स्क्रीन पर चला रहा हूं, आप कृपया उनको नोट कर लीजिए। पहली अवधि जो है वो 30 अगस्त 2025 से लेकर 18 सितंबर 2025 के बीच है। दूसरी 4 जनवरी 2026 से लेकर 29 जनवरी 2026 के बीच। और तीसरी अवधि जो है वो है 20 अप्रैल 2026 से लेकर 13 मई 2026 के बीच। इस दूसरे कालखंड में देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण में रहेंगे, जिसके स्वामी ग्रह है शुक्र। तो शुक्र इस दूसरे कालखंड में लीड रोल में आ जाएंगे। अब अपनी स्क्रीन पर चल रही जन्म कुंडली को देखिए कि शुक्र आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग किन किन भावों के स्वामी है। तो देखिए शुक्र आपकी कुंडली के अनुसार 3rd हाउस के लॉर्ड हैं। जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है, शुक्र की वृषभ राशि पड़ती है, वो आपका 3rd हाउस है। अपार्ट फ्रॉम दिस शुक्र आपके 8th हाउस के लॉर्ड हैं, जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है, तुला राशि है। तो शुक्र 2 भावों के स्वामी हैं, तृतीय भाव और अष्टम भाव। तो शुक्र के अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं? शुक्र के अंदर क्वालिटीज हैं कि वो आपके प्रयासों को रूल करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को रूल करते हैं, यात्राओं को रूल करते हैं, आपके छोटे भाई बहनों को रूल करते हैं। और साथ में 8th हाउस के भी लॉर्ड हैं, इसलिए वो आकस्मिक घटनाओं को भी अंजाम दे सकते हैं। आपकी आयु भाव को रूल करते हैं और अचानक जो धन लाभ होगा, जो भी अचानक घटनाएं होंगी, उनका शुक्र आपकी कुंडली में प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 4th हाउस में बनने वाले इस कॉम्बिनेशन से आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं? तो देखिए, एक तो 4th हाउस सीधी सी बात है, भूमि का है, वाहन का है। तो अचानक कोई नई गाड़ी लेने का आप प्रोग्राम बना सकते हैं, वो भी अपग्रेडेड वर्जन, क्योंकि शुक्र का प्रभाव है तो वो लग्जरी गाड़ियों की तरफ लेकर जाता है। तो अगर आप कोई अपनी पुरानी गाड़ी आपको पसंद नहीं है, वो सेल करना चाहते हैं, नई गाड़ी लेना चाहते हैं बढ़िया वाली, तो इस दूसरे कालखंड की तीनों अवधियों में आपको सफलता मिल जाएगी, कोशिश कीजिएगा। जहां तक प्रॉपर्टी का संबंध है तो प्रॉपर्टी के मामले भी आपको लाभ देंगे। जो लोग प्रॉपर्टी की सेल परचेज के साथ संबंधित है, उनका कारोबार ये है, उनको तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यदि वैसे भी आप प्रॉपर्टी का प्रोफेशनली धंधा नहीं करते, अगर कोई पुरानी प्रॉपर्टी निकालना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो इस दूसरे कालखंड की तीनों अवधियों में आपकी जो सेल है प्रॉपर्टी की, वो अच्छे दाम पर हो जाएगी। इसके अलावा इस दूसरे कालखंड में तीनों अवधियों में प्रॉपर्टी को डेकोरेट करने के, यदि कोई मकान ऑलरेडी बना हुआ है, आप कोई इसका इंटीरियर का काम वगैरह करवाना चाहते हैं, तो इस तरह के काम जो है वो ज्यादा होंगे। कोई आप फर्नीचर वगैरह बढ़िया किस्म का ला सकते हैं, कोई एलईडी वगैरह ला सकते हैं। तो इस दूसरे कालखंड में इस तरह की घटनाएं होंगी जो घर को खूबसूरत बनाने के साथ संबंध रखती होंगी। देवगुरु बृहस्पति की यदि पंचम दृष्टि की बात करें तो देखिए वो भी अष्टम भाव पर पड़ रही है, जहां तुला राशि है। तो तुला राशि तो पहले ही सही एक्टिवेट है, क्योंकि शुक्र के इन्वॉल्वमेंट यहां पर हो चुकी है। दूसरे चरण के स्वामी जो है पुनर्वसु नक्षत्र के, वो शुक्र है। और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी 5वीं पड़ रही है, तो 8th हाउस भी एक्सटेंसिवली जो है इस समय में एक्टिवेट रहेगा। तो कॉन्सिक्वेंटली अचानक कुछ घटनाएं आपके जीवन में घट सकती हैं और वो आपको लाभ दे सकती हैं, क्योंकि 2 शुभ ग्रहों की इन्वॉल्वमेंट इस दूसरे कालखंड में रहेगी। शुक्र का संबंध अचानक घटनाओं से है और देवगुरु बृहस्पति का संबंध आपकी राशि के स्वामी है और आपके 10th हाउस के लॉर्ड है, कर्म क्षेत्र के लॉर्ड है। तो अचानक इंक्रीमेंट मिल सकती है, अचानक प्रमोशन मिल सकती है, अचानक धन का लाभ हो सकता है। जो व्यापारी है उनको अचानक धन का लाभ हो सकता है। इस तरह की घटनाएं होंगी। अचानक विदेश यात्रा हो सकती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है अष्टम भाव के साथ साथ वो द्वादश भाव पर भी पड़ रही है, जहां पर देखिए कुंभ राशि है, 11 नंबर लिखा हुआ है। तो उसका संबंध जो है विदेश यात्रा के साथ होता है। तो विदेश यात्रा के साथ साथ एक चीज और भी हो सकती है कि देखिए, अगर आप विदेश में स्थायी तौर पर बसने का प्रोग्राम बना रहे हैं, पीआर वगैरह के काम जो है वो भी इस दूसरे कालखंड में बनेंगे, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। और मैंने एक बात कई एपिसोड्स में अपने बताई है कि जब भी 4th हाउस का संबंध और 12th हाउस का संबंध किसी शुभ ग्रह के द्वारा बने तो 2 वे ट्रैफिक जो है वो खुल जाता है। अब देखिए, गुरु आपके 4th हाउस में है, शुभ ग्रह है, और साथ में उनकी दृष्टि जो 9वीं है वो 12th हाउस के ऊपर है, और बीच में एक और शुभ ग्रह शुक्र भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि यदि आप अपने देश से विदेश में बसना चाहते हैं, तब भी आपके लिए मार्ग खुला है। और किसी कारणवश अगर आपको विदेश का माहौल रास नहीं आया, आप अपने कंट्री में वापस आकर सेटल होना चाहते हैं, तो वो भी मार्ग आपके लिए खुला है। घर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दूसरी अवधि, ये दूसरा कालखंड बहुत ही अच्छा रहेगा। इसकी तीनों अवधियां अच्छी रहेंगी। चाहे आप अपने देश में घर बनाना चाहते हैं, चाहे विदेश में, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। बाकी शुक्र नैसर्गिक रूप से
वैवाहिक जीवन के कारक हैं, प्रेम प्रसंगों के कारक हैं, और साथ में गुरु भी वैवाहिक जीवन को मैनेज करने वाली चीजों को रूल करते हैं। तो इन दो ग्रहों, शुभ ग्रहों की इन्वॉल्वमेंट के कारण इस दूसरे कालखंड की तीनों अवधियों में शादी ब्याह जैसे शुभ कार्य संपन्न होते रहेंगे। अगर आप कोशिश कर रहे हैं, आपका शादी ब्याह का काम अटका हुआ है, तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। इसके अलावा प्रेम प्रसंगों में भी सफलता मिलेगी। अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो वो भी दूर होगा। एक बात मैं और भी बता देता हूं, देखिए, हालांकि जो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है पुनर्वसु नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति की सहायता से, और अलग अलग ग्रह जो अलग अलग कालखंडों में एक्टिव हो रहे हैं, तो इस कालखंड में जैसे शुक्र एक्टिवेट है, तो इसका डायरेक्ट संबंध तो कोई कोर्ट कचहरी के मैटर से बन नहीं रहा, लेकिन पैतृक संपत्ति के साथ बन रहा है, क्योंकि शुक्र जो है वो 8th हाउस के लॉर्ड है। तो अगर पैतृक संपत्ति संबंधी कोई केस वगैरह चल रहा है कोर्ट में, तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। बाकी कोई और किसी किस्म का केस वगैरह चल रहा है, तो उसमें जो है इस कॉम्बिनेशन का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा। हाँ, जो पहला कालखंड था जिसमें मंगल इन्वॉल्व थे, आपके भाग्य भाव के स्वामी, तो पहले कालखंड की दो जो अवधियां हैं, उसमें जो है कोर्ट केसेस में आपको सफलता मिल सकती है। तो बहरहाल बात करते हैं इस कालखंड की दूसरे की। तो इसमें ज्यादातर फल तो है आपको शुभ ही देखने को मिलेंगे, लेकिन फल और भी ज्यादा आपको शुभ मिलते रहे, इसके लिए आप शुक्र का उपाय कर लीजिए। सर्वश्रेष्ठ उपाय यही है कि लक्ष्मी माँ की मूर्ति के आगे शुक्रवार के दिन रोज के फ्रेग्रेंस वाली, यानी गुलाब की खुशबू वाली अगरबत्ती चढ़ा दें, या इत्र भी चढ़ा सकते हैं आप गुलाब का। इसके अलावा आप शुक्रवार के दिन मंदिर में खीर बनाकर चढ़ा सकते हैं, लेकिन खुद खाने से बचे उस दिन। और एक उपाय जो प्रेम संबंधों को ठीक करने के लिए है, जो लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं, वो आप भी कर सकते हैं कि शुक्रवार के दिन आप सूर्यास्त के टाइम पर, मतलब सूर्य अस्त ना हो चुका हो, सूर्य अस्त से पहले पहले सूर्यास्त के टाइम पर, तो उस समय आप एक लाल रंग का गुलाब लेकर भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति के समक्ष चढ़ा दें, और मन ही मन अपने प्रेम जीवन के सुखमय होने की, अच्छे होने की, संबंधों के ठीक होने की प्रार्थना करें, तो आपको इसके चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये तो था दूसरा कालखंड। अब बढ़ते हैं तीसरे कालखंड की तरफ। जहां तक तीसरे कालखंड का प्रश्न है, तो इसकी भी दूसरे कालखंड की तरह ही 3 अवधियां हैं। अवधियां मैं स्क्रीन पर चला रहा हूं, कृपया आप उनको नोट कर लीजिए। पहली अवधि जो है वो 19 सितंबर 2025 से लेकर 17 अक्टूबर 2025 के बीच है। दूसरी 5 दिसंबर 2025 से लेकर 3 जनवरी 2026 के बीच, और तीसरी जो है वो 14 मई 2026 से लेकर 1 जून 2026 के बीच है। इस दौरान देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे चरण में ट्रांजिट करेंगे, जिसके स्वामी ग्रह हैं बुध। तो यहां पर बुध ग्रह जो है वो लीड रोल में आ जाएंगे। जो बेनिफिट्स कॉमन है दृष्टियों के हैं, जब देवगुरु बृहस्पति की वर्तमान समय में वो जैसे गोचर कर रहे हैं आपके 4th हाउस में, वो फायदे जो आपको मिल रहे हैं वो तो कॉमन रहेंगे, लेकिन यहां पर बुध के कुछ बेनिफिट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। अब अपनी जन्म कुंडली को जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं, उसको जरा गौर से देखिए। तो बुध आपकी जन्म कुंडली में आपके एक तो 4th हाउस के लॉर्ड है, जहां पर उनकी राशि मिथुन पड़ती है, 3 नंबर लिखा हुआ है, और साथ में वो आपके 7th हाउस के लॉर्ड है, जहां पर 6 नंबर लिखा हुआ है, बुध की कन्या राशि पड़ती है। तो यहां पर एक चीज नई ऐड हो रही है, वो ये है कि आपका 7th हाउस जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटेंसिवली यहां पर एक्टिवेट हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली शादी ब्याह के मांगलिक कार्य इस कालखंड में बहुत ही ज्यादा संपन्न होंगे। वैवाहिक जीवन में अगर कोई मतभेद चल रहा है, किसी किस्म का डिस्प्यूट चल रहा है, तो पुनर्वसु नक्षत्र का रिवाइवलिस्टिक प्रभाव उनको ठीक कर देगा। इवन जो डाइवोर्स पीपल हैं और दोबारा से शादी करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये तीसरा कालखंड वरदान साबित होगा। कोशिश करने पर उनके शादी ब्याह के काम भी संपन्न हो जाएंगे। बाकी जो नॉर्मल हैं, कुंवारे लड़के लड़कियां हैं, शादी करना चाहते हैं, उनके लिए तो खैर वरदान है ही। और देखिए यहां पर एक और चीज भी होगी, क्योंकि बुध इन्वॉल्व है, तो मीन राशि के वो माता पिता जो अपनी पुत्री के लिए वर की तलाश कर रहे थे, लंबे समय से परेशान थे, तो इस तीसरे कालखंड में उनको साथ मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति का सौभाग्यवर्धक प्रभाव जो है अपने उसके ऊपर, बुध के ऊपर पड़ेगा, उसके कारण पुत्री के विवाह का जो मांगलिक कार्य है इस कालखंड में संपन्न होगा। मीन राशि वाले माता पिता की चिंता जो है वो दूर हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, देखिए 7th हाउस डेली सोर्स ऑफ इनकम को रूल करता है, तो आपकी आजीविका, डेली सोर्स ऑफ इनकम जो है बढ़ेगी। तो देवगुरु बृहस्पति की देखिए 7वीं दृष्टि तो 10th हाउस पर पड़ ही रही है, तो इस कालखंड में भी इंक्रीमेंट प्रमोशन के काम जो बढ़ेंगे। जो लोग IT सेक्टर में हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा, शेयर मार्केट का जो लोग काम करते हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि 7th हाउस के साथ भी संबंध बन रहा है, और देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो भी 10th हाउस के ऊपर पड़ रही है, जहां पर देखिए 9 नंबर लिखा हुआ है, धनु राशि है।
अब ये जो क्योंकि केंद्र में बन रहा है तो एक इंटरेस्टिंग चीज और आपके साथ घटित होगी, क्योंकि बुध की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। तो मीन राशि के सभी जातक ये एक बात नोट कर लेना कि इस तीसरे कालखंड की तीनों अवधियों में उनको वस्त्रों का शौक बढ़ जाएगा। बाकी 12वें भाव के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, जहां पर देखिए 11 नंबर लिखा हुआ है, कुंभ राशि पड़ती है। तो विदेश यात्रा से संबंधित काम तो सक्रिय होंगे ही, विशेष करके यदि कोई पीआर वगैरह का काम या यात्रा का काम, विदेश यात्रा का किसी कागजी कार्रवाई के कारण अटका हुआ था, तो बुध जो है डॉक्यूमेंटेशन को रूल करते हैं। तो इस कालखंड में इस तरह की अड़चनें दूर होंगी और आपका विदेश यात्रा का काम जो है संपन्न होगा। और आपका कोई हिडन टैलेंट इस समय के दौरान आपका बहुत साथ दे सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का संबंध भी 12वें भाव से होता है, तो जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उनको भी इस तीसरे कालखंड की तीनों अवधि में बहुत लाभ मिलेगा। ओवरऑल ये तीसरा कालखंड काफी बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाला है। ये तीसरा कालखंड और भी ज्यादा अच्छा रहे, इसके लिए आप उपाय के तौर पर छोटी कन्याओं को बुधवार के दिन मीठा खाने को दें, माँ दुर्गा की मूर्ति के समक्ष मंदिर में जाकर शीश झुकाएं, और कोई जो मिठाई होती है, मिष्ठान होता है हरे रंग का, जैसे नारियल की बर्फी आजकल मिलती है, उसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर मिक्स होता है, तो वो आप वहां पर चढ़ा सकते हैं। इससे बुध के शुभ फल बढ़ जाएंगे और आपको काफी लाभ मिलेगा। और तीसरे कालखंड की एक विशेष बात मैं अंत में आपको और बता देता हूं, इस कालखंड को मैं इससे पहले कि अगले कालखंड की तरफ बढ़ूं, एक विशेष बात मैं आपको और बता देता हूं कि इस कालखंड में आप ज्यादा जो है वो कैलकुलेटिव रहने की कोशिश कीजिएगा। मीन्स कि आपके देखिए राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, तो कई बार वो दरियादिली दिखा देते हैं। तो आपके अंदर इस तरह की भावना आ जाएगी कि आप अपने अधिकारों को हो सकता है कि छोड़ दे कि चलो जाने दो। तो ऐसा मत कीजिएगा। इस समय में ज्यादा से ज्यादा तर्कशील रहिए, ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेटिव रहिए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बुध के एक्टिव होने का लाभ मिल सके। तो अब बढ़ते हैं अगले कालखंड, अंतिम कालखंड की तरफ। अंतिम कालखंड यानी चौथे कालखंड की बात करें तो इसकी दो अवधियां हैं। अवधियां मैं स्क्रीन पर चला रहा हूं, आप कृपया उनको नोट कर लीजिए। पहली अवधि जो है वो 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 4 दिसंबर 2025 के बीच है। दूसरी जो है वो 2 जून 2026 से लेकर 18 जून 2026 के बीच है। इस दौरान देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि कर्क राशि में पड़ता है। पुनर्वसु नक्षत्र के पहले 3 चरण जो है वो मिथुन राशि में पड़ते हैं, और जो ये चौथा चरण है वो कर्क राशि में पड़ता है। तो देवगुरु बृहस्पति आपके 4th हाउस से निकलकर 5th हाउस में ट्रांजिट करने लग जाएंगे। स्क्रीन पर देखिए कुंडली को देखिए, जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है वो आपका 5th हाउस है, कर्क राशि वहां पर पड़ती है 4 नंबर। तो देवगुरु बृहस्पति यहां पर आ जाएंगे। और देखिए ये जो चौथा चरण है पुनर्वसु नक्षत्र का, इसके स्वामी ग्रह भी चंद्रमा ही है। तो इस कालखंड में देवगुरु बृहस्पति को चंद्रमा की दोहरी सपोर्ट मिलेगी। वो कैसे कि देखिए, एक तो कर्क राशि जो है वो उनकी उच्च राशि है, तो कर्क राशि के स्वामी भी चंद्रमा है। दूसरा, नक्षत्र के चौथे चरण के स्वामी भी चंद्रमा ही है। तो शक्तिशाली हो जाएंगे देवगुरु बृहस्पति और भी ज्यादा इस कालखंड में। तो यहां पर जब वो ट्रांजिट करेंगे तो यहां पर पंचम हाउस संबंधी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। 5th हाउस से जो भी घटनाएं संबंध रखती है उनके संबंध में आपको काफी लाभ मिलेगा। पुनर्वसु नक्षत्र का रिवाइवलिस्टिक प्रभाव 5th हाउस संबंधी जो भी चीजें विगत समय में खराब हो चुकी थी उनको ठीक करेगा। तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहली बात करते हैं शिक्षा की। तो शिक्षा के संबंध में बहुत लाभ मिलेगा। अगर कोई पीछे मिस्टेक चल रही थी या आप विद्यार्थी हैं, आपका मन नहीं लग रहा था पढ़ाई में, तो आप देखना कि इस कालखंड की दोनों अवधियों में आपका मन लगेगा, शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। कोई एग्जाम वगैरह आप देना चाहते हैं, चाहे वो कंपटीशन लेवल का एग्जाम हो, उसमें आपको सफलता मिलेगी। जो लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं उनको काफी ग्रोथ मिलेगी। और एक बात और होगी कि मीन राशि के माता पिता की संतानें इस चौथे कालखंड की दोनों अवधियों में खूब ज्यादा ग्रोथ करेंगी। उनकी तरफ से शुभ समाचार सुनने को मिलेंगे। 5th हाउस का संबंध क्योंकि प्रेम प्रसंगों से भी होता है, तो इस चौथे कालखंड की दोनों अवधियों में प्रेम प्रसंगों के मैटर्स में काफी सफलता मिलेगी। अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो वो सॉल्व होंगे। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो प्रपोज भी कर सकते हैं, लेकिन डेकोरम में रहकर। अब यहां से देवगुरु बृहस्पति की देखिए 5वीं दृष्टि जो है वो आपके 9th हाउस पर पड़ेगी, जहां पर देखिए वृश्चिक राशि पड़ती है, 8 नंबर लिखा हुआ है। प्रथम कालखंड में भी आपका भाग्य साथ देगा, उसकी भी दोनों अवधियों में, और चौथे कालखंड की दोनों अवधियों में भी आपका भाग्य साथ देगा। और इस कालखंड में तो भाग्य ज्यादा साथ देगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में ट्रांजिट करते हुए आपके भाग्य भाव को दृष्टि देंगे 5वीं। तो इस कालखंड के दौरान आपकी समस्त प्रकार की इच्छाएं पूरी होंगी, बहुत सारे आपके काम बनेंगे। इच्छाएं पूरी इसलिए होंगी समस्त प्रकार की क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की देखिए 7वीं दृष्टि जो है वो आपके एकादश भाव पर पड़ रही है, जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है, मकर राशि पड़ती है। तो इस कालखंड में आपकी बहुत सारी इच्छाएं
पूरी होती रहेंगी। बड़े भाइयों का सहयोग मिलेगा, दोस्तों का सहयोग मिलेगा, कोई आपका मित्र या भाई आपकी मदद कर सकता है इस कालखंड में। देवगुरु बृहस्पति की नौवीं दृष्टि की बात करें तो वो देखिए आप ही की राशि पर पड़ रही है, यानी फर्स्ट हाउस पर पड़ रही है। कॉन्सिक्वेंटली इस चौथे कालखंड की दोनों अवधियों में आपके डिसीजन जो हैं वो बहुत ही राइट डायरेक्शन में जाएंगे, आपके फैसले सही होंगे। तो इस कालखंड में, चौथे कालखंड की दोनों अवधियों में अपने ऊपर विश्वास करना सीखिए, आपके फैसले सही जाएंगे। आपकी पर्सनैलिटी भी इस समय में निखर कर आएगी, लोगों के ऊपर आपका प्रभाव बढ़ेगा। और जब फर्स्ट हाउस के ऊपर इस शुभ कॉम्बिनेशन का प्रभाव पड़ेगा, पुनर्वसु नक्षत्र का विशेष करके रिवाइवलिस्टिक प्रभाव, चीजों को ठीक करने वाला, तो बहुत सारे रीटेक मिलेंगे। विगत समय में, जब विगत 12 वर्षों में आपने जो भी कुछ किया है, जब कुछ उसमें त्रुटियां रह गई हैं, तो आप उनको ठीक कर सकते हैं। शनि का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के ऊपर ट्रांजिट एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है, और साथ में ये पुनर्वसु नक्षत्र का जो प्रभाव है, एक रिवाइवलिस्टिक पुनर्स्थापना वाला प्रभाव भी एक्टिवेट होगा। तो इस चौथे कालखंड में आप वो कर सकते हैं जो पिछले 12 वर्षों में नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर ये चौथा कालखंड भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। सारे फायदे जो मैंने बताए हैं आपको विगत कालखंडों में, उनके वो तो रिजल्ट्स आपको मिलने ही मिले हैं, और साथ में ये रिजल्ट ऐड हो जाएंगे कि इस कालखंड में आपकी समस्त प्रकार की इच्छाएं भी पूरी होंगी। उपाय की बात करें तो इस कालखंड में चंद्रमा का उपाय कीजिएगा तो सर्वश्रेष्ठ उपाय है भगवान शिव की भक्ति। सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल चढ़ाएं। इसके अलावा अपनी माँ या मां समान स्त्रियों का सम्मान करें। आप सोमवार के दिन उनको कोई गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं, वस्त्र वगैरह दे सकते हैं, इससे आपका चंद्रमा और भी शुभ फल करने लग जाएगा। तो कुल मिलाकर देखें तो ये चारों कालखंड आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल जाएंगे। आपको बहुत सारे लाभ इन चारों कालखंड में यानी 10 महीनों में मिलने वाले हैं। जहां तक उस उपाय का प्रश्न है जो आप चारों कालखंडों में कर सकते हैं, वो ये है कि अपने किसी जरूरतमंद गुरु की मदद अवश्य कीजिएगा। इसमें आपके परंपरागत गुरुजनों के अलावा स्कूल टाइम के शिक्षक भी हो सकते हैं, कॉलेज टाइम के प्रोफेसर भी हो सकते हैं। आप देखिए कि उनको किसी किस्म की कोई जरूरत है तो उनकी मदद अपनी समर्था के अनुसार अवश्य कीजिएगा। अगर उनको नहीं भी जरूरत है तो आप उनको कोई गिफ्ट वगैरह भी दे सकते हैं। इससे आपके देवगुरु बृहस्पति जो है और भी ज्यादा शुभ फल करेंगे। बाकी जो आपके परंपरागत गुरु हैं, पुजारी हैं, कुल पुरोहित हैं या ब्राह्मण हैं, उनका सम्मान तो निर्विवादित रूप से करते ही रहिए। इसके अलावा अपनी जन्म कुंडली के अनुसार मंगल की, बुध की, शुक्र की और चंद्रमा की स्तुति भी करते रहिए या इनके उपाय भी करते रहिए। आपकी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग जो भी सिचुएशन बन रही है उसके अकॉर्डिंग उपाय कीजिए, ताकि इस गोचर में बृहस्पति को इन 4 ग्रहों की सपोर्ट भी मिलती रहे। तो ये था हमारी विशेष श्रृंखला गुरु नक्षत्र परिवर्तन 12 साल बाद फिर से देखेगा जलवा का अंतिम यानी 12वां भाग, जो मीन राशि वालों के लिए था। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान शास्त्र को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जल्दी मिलूंगा एक नई श्रृंखला में एक नए रोमांचक सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।